हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज। अब इस चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर है ना, ये दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करके करने वाले हैं। पहला जो पार्ट होगा ना वो होगा रिलेटेड टू सेलर। ठीक है। वैसे अमालगमेशन में होगा क्या, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करेगी, या तो परचेज करेगी या तो उसके साथ मर्ज हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में ना हम लोग को हमेशा दो लोग मिलेंगे, एक सेलर और दूसरा बायर। ठीक है। सो अब हमको सब में बोला जा सकता है कि आप सेलर की बुक्स में एंट्रीज पास करो। सो सेलर की बुक्स में ना हम लोग को क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये हमारा सेलर के अंदर का पार्ट है। तो जब जब हमको सब में सेलर के हिसाब से एंट्रीज करने के लिए कहा जाएगा तो हम लोग ये सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। सेलर की बुक्स में हमको जर्नल एंट्रीज नहीं पास करनी है, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। ठीक है, 7 लेजर अकाउंट है, 7 में से जो 2 है प्रेफरेंशियल होल्डर वाला वो ऑप्शनल है। वो सब में कभी कभी होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वैसे मैं जानता हूँ आप लोग में बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अमालगमेशन बहुत ज़्यादा टफ है, बट ऐसा है नहीं। अमालगमेशन कंपैरेटिवली उल्टा ज़्यादा इजी है, बिकॉज इसमें कुछ स्टेप्स अगर आप करते हो तो आपको बेसिक्स मार्क्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं बायर की, तो बायर के बुक्स में अगर हमको करने के लिए कहा गया सोल्यूशन तो हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बायर के बुक्स में जो सोल्यूशन का फॉर्मेट है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें हमको जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। वैसे मैं आपको बता दूं इस वाले वीडियो में हम लोग बायर का कुछ भी नहीं करने वाले। हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे सेलर के ऊपर। पहले सेलर का पार्ट आ गया, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बायर को। ठीक है। अच्छा, और एक चीज, जैसे कि मैंने आपको कहा कि दो लोग होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी है। ए ने बी कंपनी का जो कंपनी है वो या तो मर्ज कर रहा है, या तो खरीद रहा है, या तो एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इस सिचुएशन में ए को ना बी को एक अमाउंट पे करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उसको बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन। बिकॉज बी अपना बिजनेस इसको बेच देगा तो बदले में बी को कुछ मिलना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। सो इसका मतलब हर सम में, चाहे वो बायर का हो चाहे सेलर का हो, हमको पीसी तो फाइंड करना ही होगा, परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन निकालने का तरीका जो बायर के लिए है ना वो सेम है, और सेलर के लिए भी क्या रहने वाला है, सेम। तो बायर का करे या सेलर का करे, पीसी निकालने का तरीका हमेशा क्या रहने वाला है, सेम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, पीसी निकालने के तरीके हर सम में चेंज होते रहेंगे। तो ऐसे 3 से 4 अलग अलग तरीके हैं, मेथड है पीसी निकालने के। तो वो मैं आपको सम करने के साथ साथ बताते चले जाऊंगा, जैसे नेट एसेट मेथड है, नेट पेमेंट मेथड है, लमसम मेथड है। ऐसे अलग अलग सम्स के अंदर अलग अलग मेथड आएंगे पीसी के, तो हम लोग साथ साथ में कवर करते जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम लोग इस सम में सिर्फ सेलर का पार्ट करने वाले हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एग्जाम्पल की ओर जाते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि सेलर का जब आएगा पार्ट तो उसको कैसे प्रिपेयर करना और कैसे सॉल्व करना है। सो आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पर मैंने ये जो स्टेप्स दिए हैं, ये स्टेप्स सोनली सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, सेलर के लिए। ठीक है। ओके। बात करते हैं जर्नल एंट्री के लिए, तो ये जो जर्नल एंट्री भी मैंने यहाँ पर बनाई है ये भी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाई है, सेलर के लिए। और जो मेन पार्ट है जो हम लोग करने वाले हैं वो है हमारा ये एग्जाम्पल। ठीक है। देखो एग्जाम्पल करेंगे ना तो जो मैंने थियरी पीछे लिखी है वो अपने आप समझ में आ जाएगी। मैंने थियरी लिखा हुआ है, आप लोग बाद में पॉज करके उसका फोटो क्लिक करके एंट्रीज याद कर सकते हो, पोस्टिंग्स याद कर सकते हो। ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो एग्जाम्पल में बोला है शुभा लिमिटेड एब्जॉर्ब्स, एब्जॉर्ब, शुभा ने एब्जॉर्ब किया, किसको एब्जॉर्ब किया, सुषमा को। तो जो कंपनी एब्जॉर्ब करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है, बायर। ठीक है। शुभा क्या बन जाएगा, बायर। और जो सुषमा लिमिटेड है ये क्या बन जाएगा पता है क्या, सेलर। ठीक है। सो क्योंकि अभी हम लोग सेलर के एंगल से ही सोचने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं सब में दो बैलेंस शीट दिया है, बायर का और सेलर का। तो हम लोग बायर का नहीं लेने वाले, सिर्फ और सिर्फ किसका पार्ट करने वाले हैं, सेलर का। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेलर का। अब सेलर का पार्ट कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ सेलर का पार्ट ले रहे हैं। तो ये याद रखना है आपको, जब बायर का पार्ट करेंगे तो हम लोग क्या बायर का पार्ट कंसीडर करेंगे, हाँ करेंगे। ठीक है। ओके। तो आगे जाते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट के आगे कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहले एडजस्टमेंट में दिया है टर्म्स ऑफ अमालगमेशन। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट है इक्विटी शेयर्स के ऊपर। ठीक है। सो विल इशू इक्विटी शेयर्स करके लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इसको हाईलाइट करने के पीछे रीजन है। सेकेंड जो एडजस्टमेंट है वो है प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बोला है तो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है। तो पहला एडजस्टमेंट इक्विटी शेयर, दूसरा एडजस्टमेंट प्रेफरेंस शेयर्स, तीसरा एडजस्टमेंट डिवेंचर के ऊपर है, डिबेंचर होल्डर्स। ठीक है। ओके ठीक है, उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट में बोला ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सुषमा लिमिटेड आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग।
अच्छा, कुछ एसेट्स के नए वैल्यू दिए, ठीक है, तो 4 एडजस्टमेंट दिए, 4 में से 2 में इक्विटी एंड प्रेफरेंस के बारे में बोला है, और जो थर्ड है वो डिवेंचर के ऊपर है, और जो फोर्थ है वो एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर। ठीक है, ओके। फिर आगे देखते, आगे हमको सब में क्या बोला है। आगे हमको सब में मेन चीज जो हम लोग को रीड करना है एग्जाम में हमेशा, और इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, हमको सब में क्या करने के लिए कहा गया है। हमको सब में बोला है रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है? परचेज कंसिडरेशन। क्या परचेज कंसिडरेशन मैंने निकालना सिखाया है? नहीं, अभी हम लोग करेंगे। दूसरे पार्ट में हमको क्या बोला है? दूसरे पार्ट में हमको बोला है प्रिपेयर लेजर अकाउंट टू क्लोज बुक्स ऑफ सुषमा लिमिटेड। सुषमा कौन है? सेलर। देखो, सेलर के बुक्स में अगर हमको एंट्री करना है, इसका मतलब हमको लेजर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो थे ना 7 अकाउंट, वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। अच्छा, 7 अकाउंट में मैंने कहीं पे लिखा था इफ एनी, वो था प्रेफरेंस शेयर्स। क्या इस समय प्रेफरेंस शेयर्स हमको दिए? ध्यान से देखेंगे तो ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर तो सब में प्रेफरेंस शेयर्स दिए है तो इसका मतलब हम लोगों को 7 अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जी हाँ, 7 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन का फॉर्मेट मैं जाता हूँ और बना देता हूँ। सबसे पहले आएगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अच्छा, रियलाइजेशन से भी पहले ना हमको स्टेटमेंट ऑफ पीसी बनाना है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीसी का क्या करना है ये मैंने अब तक बताया नहीं है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पीसी लिखेंगे सबसे पहले हमेशा। स्टेटमेंट ऑफ पीसी मतलब स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। स्टेटमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, परचेज कंसिडरेशन बना दिया। दूसरा सोल्यूशन का पार्ट हमको बनाना है, वो है रियलाइजेशन अकाउंट। मैं लिख देता हूँ रियलाइजेशन। ये साइड आएगा डेबिट, ये साइड आएगा क्रेडिट। उसके बाद हमको सेकंड जो अकाउंट बनाना है वो है कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश और बैंक सेम होते हैं। ये साइड पे डेबिट, ये साइड पे क्रेडिट। उसके बाद बारी आने वाली है इक्विटी शेयर होल्डर की। तो मैं लिख देता हूँ इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर, सेम अगेन डेबिट, यहाँ पर क्या आ जाएगा? क्रेडिट। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो मैं लिख देता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स और आगे होल्डर, यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। उसके बाद हमको बनाना है परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी मतलब पता है क्या? परचेजिंग कंपनी मतलब शुभा लिमिटेड। शुभा लिमिटेड, तो शुभा लिमिटेड है परचेजिंग कंपनी। यहाँ पर आ जाएगा डेबिट, यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिट। उसके बाद हमको बनाना है इक्विटी शेयर्स। ये सब लिखा हुआ है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया। इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है? शुभा लिमिटेड, तो शुभा लिमिटेड लिख देता है। ठीक है, फिर है प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी का नाम शुभा लिमिटेड। ये बन गए हमारे सारे डब्बे। जैसे ही पता चलता है हम सेलर का है तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं? परचेज कंसिडरेशन बनाना है। परचेज कंसिडरेशन के बाद 7 जो हमारे मेन अकाउंट्स है वो प्रिपेयर करना है। ठीक है, एक बार वो प्रिपेयर हो गया, कोई टेंशन नहीं है, मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, बस उस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको निकालना है परचेज कंसिडरेशन। अच्छा, परचेज कंसिडरेशन कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और कैश। वो भी कौन से वाले? जो कि कहाँ दिए होंगे? एडजस्टमेंट में दिए होंगे। जब भी हम लोग परचेज कंसिडरेशन फाइंड करेंगे तो आपको एडजस्टमेंट में फाइंड करना है। और एडजस्टमेंट में 3 चीज होनी चाहिए, या तो इक्विटी शेयर्स, या तो प्रेफरेंस शेयर्स, या तो कैश। अगर ये 3 चीज दिया है तो वो तीनों चीज कहाँ जाएगी? परचेज कंसिडरेशन के अंदर। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वो जो एडजस्टमेंट था ना, एडजस्टमेंट नंबर 1, जहाँ देखो मैंने पहले से हाईलाइट करके रखा है, शुभा लिमिटेड विल इशू। सो यहाँ पर हमको कहा गया था कि शुभा लिमिटेड जो है, ये जो शुभा लिमिटेड है, ये क्या करने वाली है? शुभा लिमिटेड इशू, विल इशू। इशू का मतलब होता है गिवन। ठीक है, शुभा लिमिटेड, शुभा लिमिटेड विल इशू 8 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स इन सुषमा लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बाइंग कंपनी है शुभा लिमिटेड, वो लोग कितने शेयर्स देने के लिए रेडी है पता है? वो लोग देने के लिए हम लोग को रेडी है 8 शेयर्स। ठीक है, कितने शेयर्स देने के लिए रेडी है? 8 शेयर्स। 8 शेयर्स हम लोग को मिलने वाला है। तो 8 शेयर्स तो मिलने वाला है, लेकिन कितने शेयर्स के बदले में? 5 शेयर्स के बदले में। तो ना ये लोग ने रेशियो दिया। वो लोग रेशियो क्या दे रहे हैं कि वो लोग बोल रहे हैं 8 शेयर्स मिलेगा अगर आपके पास कितने शेयर्स है? 5 शेयर्स है। 5 के बदले में 8 शेयर्स आपको मिलेंगे। ओके, अच्छा, वो शेयर कितने रुपए के रहेंगे वो यहाँ पर इस एडजस्टमेंट में मेंशन किया नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है? मैं जाऊंगा यहाँ पर। अच्छा, ये जो सम है, इस सम में जो पीसी दिया है ना, उसको निकालने का तरीका क्या है पता है? उसका नाम है नेट पेमेंट। ठीक है, हमको कैसे पता चलेगा नेट पेमेंट दिया है? जब भी सब में रेशियो देते हैं ना,
तो उस समय जो पीसी दिया होता है ना, उस पीसी को हम लोग बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड। पहले भी मैं यहाँ पर लिखूंगा, हेडिंग ऐसा डालूंगा, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और इसके अंदर ऐसा नीचे रेशियो बना हुआ, हेल्ड फिर गिवन। देखो वो लोग बोल रहे थे 5 हेल्ड में आएगा और 8 गिवन में आएगा। कैसे पता चला सर आपको? इशू का मतलब होता है देना, मतलब गिवन। ठीक है, तो अगर 8 और 5 दो दिया है, एक को अपने लिख दिया, गिवन को मैंने अगर सपोज 8 में लिख दिया, तो हेल्ड में कितना जाएगा? 5। ठीक है, ओके। अब ये देखना है कि हमारे पास टोटल कितने शेयर्स थे इक्विटी के। ठीक है, देखो हमारे पास है ना इक्विटी का रुपीज कितना दिया था? 2 लाख, और एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपए का। तो मुझे ना नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करना है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे फाइंड करते पता है? नंबर ऑफ शेयर्स कभी भी नहीं दिया रहेगा तो कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला है, हमारा जो अमाउंट है, जैसे इस सब में दिया है 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है? 100। तो 2020 जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ रहे हैं? 2000 नंबर ऑफ शेयर्स आ रहे हैं इक्विटी के। ठीक है, तो वैसे मैं आपको बता दूं कि फेस वैल्यू 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये सम टू सम चेंज होता रहेगा। तो इस समय हमारे पास टोटल कितने शेयर्स है? 2000। अब हमको चेक करना है कि हमको कितने शेयर्स मिलेंगे। रेशियो था ना 5:8, तो अगर मेरे पास 2000 शेयर्स है तो मेरे को कितने शेयर्स मिलेंगे? तो वो आएगा यहाँ पर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ये भी देख लो। 2000 इंटू 8 डिवाइड बाय 5, तो आ रहा है 3200। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3200। ठीक है, 3200 आ गया। अब क्या करना है? ऐसे लिखना है, 3200 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज। वैल्यू नहीं दिया तो कितना लेंगे? अज्यूम करेंगे 100 ईच, वो जो पीछे दिया था। तो यहाँ पर आएगा 3,20,000। ठीक है, इसका मतलब मैंने जब सामने वाले की कंपनी खरीद ली तो उसके जो ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, ठीक है, उनको देना था 2 लाख, लेकिन मैं कितना दे रहा हूँ? 3,20,000 रुपए ज्यादा पे कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ज्यादा क्यों पे कर रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, वो हमारा काम जानना नहीं है। ठीक है, ओके। अब जरा बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। ठीक है, सो एक एडजस्टमेंट हो गया। अब दूसरे एडजस्टमेंट में जाते हैं। दूसरा एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर है। अब जरा इसमें क्या बोला है जरा चेकिंग करते हैं। इसमें बोला है कि 11% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सुषमा लिमिटेड विल बी इशूड इक्वल, इक्वल मतलब जितना पहले था, इक्वल नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन शुभा लिमिटेड। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, जिनको पहले हमको कितने पैसे देने थे जरा चेक कर लेते हैं। कितना देना था? 2 लाख देना था। अभी भी हम लोगों ने कितना दिया? 2 लाख दे दिया। तो परचेज कंसिडरेशन में जाएंगे, परचेज कंसिडरेशन में जाके लिखेंगे फॉर क्या? फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम लोग क्या देने वाले हैं? सेम नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, ऑफ रुपीज 100 ईच। यहाँ पर लिख देंगे 2 लाख। ठीक है, डायरेक्टली 2 लाख, और टोटल कर देंगे। टोटल कितना आएगा? 5 लाख। लेकिन सर आपने तो बोला था इसमें इक्विटी, प्रेफरेंस और कैश बैंक भी आता है। हाँ आता है, बट एडजस्टमेंट में ना तो कैश बैंक के बारे में कुछ बताया था और ना ही कोई हिंट दिया था। इसका मतलब इसके परचेज कंसिडरेशन में सिर्फ दो ही चीज है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो सर ये जो थर्ड और फोर्थ एडजस्टमेंट है, इसका क्या करेंगे? थर्ड एंट्री नहीं करना है, फोर्थ का एंट्री भी नहीं करना है। ठीक है, ये सब एंट्रीज कहाँ होगा पता है? बायर के बुक्स में होने वाला है। और हम लोग बायर नहीं, हम लोग कौन है? सेलर। फिलहाल सेलर कर रहे हैं ना, तो सिर्फ वो एंट्रीज करनी है जो कि सेलर में आती है, बायर में नहीं। ठीक है, कोई भी जो भी नया वैल्यू दिया वो सब आ जाएगा बायर के बुक्स में। बाकी सेलर के बुक में हम लोग सारा का सारा ओल्ड वैल्यू लेते हैं, पुराना वैल्यू लेते हैं, नया वैल्यू लेते नहीं है। किसमें? सेलर के इसमें। तो एक पार्ट तो बन गया। अभी हमको क्या करना है? हमारा लेजर बनाना है। लेकिन लेजर बनाए कैसे? तो मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं। स्टेप्स को कंसीडर करो, रीड करो, याद करो, फॉलो करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि सारे एसेट्स को ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों? क्योंकि एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं ना, और एसेट्स भी डेबिट होता है, तो डेबिट की चीज को डेबिट में ही लिखना है। तो जितने भी सारे एसेट्स दिख रहे हैं हमको, वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे ट्रांसफर करना है, लेकिन दो एसेट्स को छोड़ के। ठीक है, कौन से है वो दो एसेट? एक तो है हमारा कैश, दूसरा है हमारा फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इश्यू एक्सपेंस, ऐसे अलग अलग एक्सपेंसेस आते हैं। ये सारे के सारे क्या है? फिक्टिशियस एसेट है। ठीक है, ओके। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 में हमको कैश बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो इसी तरीके से ना मैंने सारा चीज लिख दिया है। तो भी मैं जो भी सम में करूंगा ना, तो टेंशन मत लेना, सम में देखते चले जाना ये चीज मैं कहाँ से कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आपको भी स्टेप्स फॉलो करने। स्टेप फॉलो करो, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, सो देखो सबसे पहला स्टेप मैं आपको अभी ओरली बता देता हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जितने भी एसेट्स दिए हैं,
इन सबको हमको ट्रांसफर करना है। लेकिन कौन सा वाले एसेट्स लेने हैं भाई, गलती मत कर देना, बायर का मत लेना, सेलर का लेना है, ठीक है। सेलर का कर रहे हो तो सेलर का ही लेना है। तो मेरे को क्या करना है, जितने भी एसेट्स हैं उनको ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। रियलाइजेशन अकाउंट मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। डेबिट साइड पर जहाँ ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा प्लांट एंड मशीनरी, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा स्टॉक, आई गेस जरा चेक कर लेता हूँ, स्टॉक, हाँ, फिर सन्ड्री डेटर और बिल्स रिसीवेबल। तो मैं लिख देता हूँ टू डेटर्स और टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ओके, एंट्रीज कर दी, अभी अमाउंट लिखना बाकी है। अमाउंट लिखना है, अमाउंट कौन सा लिखेंगे, नया कि पुराना। सेलर के इसमें सब पुराना वैल्यू ही लेते हैं, नया नहीं। तो पुराना वैल्यू कितना है, 1,40,000, 2,60,000। तो मैं जाके लिख देता हूँ 1,40,000 और 2,60,000, यहाँ पर डाल दिया। सॉरी 1,60,000 या 2,60,000, एक बार चेक कर लेते हैं, 2,60,000। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 2,60,000। अब बात आती है इन्वेंट्री की या स्टॉक की। तो स्टॉक कितना दिया है, स्टॉक हम लोग को दिया है 1,60,000। तो मैं लिख देता हूँ 1,60,000, यहाँ पर आएगा 1,60,000। डेटर्स का वैल्यू कितना दिया है, डेटर्स का वैल्यू दिया है, डेटर्स का वैल्यू है 1,40,000 और 90। तो मैं लिख देता हूँ 1,40,000 एंड 90, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1 खत्म। जितने भी एसेट्स थे, किसको छोड़ के, कैश बैंक को छोड़ के, फिक्टिशियस एसेट को छोड़ के, क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कहाँ ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे। तो ट्रांसफर कर दिया। अब दूसरा पार्ट क्या ट्रांसफर करना है पता है, कैश बैंक के अंदर कैश बैंक का बैलेंस। तो हम लोग सब में चेक करेंगे कैश बैंक का बैलेंस है क्या, अगर तो है तो वो कैश बैंक के कौन से साइड पे जाता है, डेबिट साइड के अंदर। देखो ये रहा सब में, यहाँ पर दिया ना बैंक, कैश और बैंक सेम होते हैं, कौन सा वाला वैल्यू लेना है, 10,000। तो मैं कैश जाता है कैश अकाउंट के अंदर, तो मैं कैश अकाउंट में जाके लिख देता हूँ 10,000। ये इतना स्टेप कर दिया, जितना स्टेप करेंगे उतने का मार्क्स मिलता है, इतने का मार्क्स मिलेगा। अगर जितने स्टेप्स राइट है उतने का मार्क्स मिलेगा। ओके, सो अब मेरे को क्या करना है, उसके बाद बारी आती है स्टेप नंबर 3 की। अब स्टेप नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं पता है क्या, प्रेफरेंस शेयर्स को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। इक्विटी शेयर्स और ये जो रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया है इन सबको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर। लाइबिलिटी साइड कौन सा साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है ना। तो अभी क्रेडिट की चीज को क्रेडिट पे ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट के अंदर जाता हूँ। प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस, बीडी, नहीं, बाय बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे पता है, हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, 2,00,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ 2,00,000। अच्छा, इक्विटी शेयर होल्डर में क्या लिखेंगे पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स भी। इक्विटी का भी अमाउंट 2,00,000 ही है इत्तेफाक से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, पुराना वैल्यू लेना, नया नहीं। और यहाँ पर रिजर्व्स भी आएंगे। रिजर्व्स में हमको क्या क्या रिजर्व दिए गए हैं, रिजर्व्स में हमको दिया गया था रीवैल्यूएशन रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, जनरल रिजर्व, 3 रिजर्व है, ठीक है। सो मैं जाता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ बाय एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, उसके बाद बाय, और लास्ट वाला तो याद है मुझे, जर्नल रिजर्व है। ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है आई गेस, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, वैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं, उस डैश है सुषमा में, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो मैं भी क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, रीवैल्यूएशन रिजर्व लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली जनरल रिजर्व डाल देता हूँ। तो बाय जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व का अमाउंट है 60,000, ठीक है। सेलर का लेना था, सेलर 60,000 ये डाल देता हूँ। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व कितना है ज़रा वो चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व है 20,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 20,000, यहाँ पर आ जाएगा 20,000। तो ये तो हो गया हमारे सारे स्टेप्स। अच्छा, बैलेंस शीट में अभी भी कुछ बचा है क्या, ज़रा चेक करते हैं। देखो बैलेंस शीट में भी क्या बचा है, देखो जितना ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, ये प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, रिजर्व्स हो गया। क्या बैलेंस शीट में कुछ बचा है, हाँ बचा है, डिवेंचर बचा है और सेंड्री क्रेडिटर बचा है। पता है कहाँ जाएंगे दोनों, आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, लेकिन रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। डिवेंचर आएगा 1,20,000 और क्रेडिटर्स आएगा 2,00,000। तो हम लोग जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय डिवेंचर्स अकाउंट, और इसी के नीचे बाय और क्या था, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर अकाउंट। तो मैं लिख देता हूँ क्रेडिटर
अकाउंट। अच्छा, डिवेंचर का वैल्यू कितना दिया है? डिवेंचर का वैल्यू दिया है 1,20,000 और क्रेडिटर दिया 2 लाख, तो 1,20,000 और 2 लाख लिख देते हैं। 1,20,000, 1,20,000 इधर आ जाएगा और 2 लाख क्रेडिटर्स के सामने आ जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 लाख। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, सारे स्टेप्स फॉलो कर दिया। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने किया ना यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेप्ट कैश एंड फिक्टिशियस, फिर ट्रांसफर कैश बैलेंस टू द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। तो ये सारा पार्ट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी अपना बैलेंस शीट तो हो गया है खत्म। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ करना ही नहीं है, हो गया सम कंप्लीट। जी हाँ, ठीक है, अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपने सारे स्टेप्स कर दिए। अभी क्या करना है पता है क्या? जर्नल एंट्री पास करना है तुम लोग को। पहला जर्नल एंट्री जो पास करना है वो होता है पीसी ड्यू का। ठीक है, पीसी ड्यू का जर्नल एंट्री क्या है? परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, और परचेजिंग कंपनी हमारे सब में कौन है पता है? शुभा लिमिटेड है। तो जर्नल एंट्री बनना चाहिए शुभा लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और टोटल पीसी का अमाउंट कितना था? 5,20,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 5,20,000। ये हमारा पहला जर्नल एंट्री जो हमको रफ में करना है, इसका कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, बट इसका पोस्टिंग करना है हम लोग को। अभी पोस्टिंग कैसे होएगा? क्या अपने पास परचेजिंग कंपनी है क्या? परचेजिंग कंपनी का डब्बा है अपने पास? हाँ, परचेजिंग कंपनी का डब्बा है, ये शुभा लिमिटेड। इसके डेबिट में जाके क्या लिख देंगे पता है? टू रियलाइजेशन। परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है तो एंट्री भी कौन सी साइड पे आनी चाहिए? डेबिट साइड पे। और इधर पे अमाउंट आ जाएगा 5,20,000। ये हो गया एक से एंट्री। और इसकी सेकंड एंट्री कहाँ जाएगी पता है? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। यहाँ पर टू में किया है तो यहाँ पर बाय में, बाय क्या लिखेंगे? बाय, बाय लिखेंगे हम लोग परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है? शुभा लिमिटेड। मैं लिख देता हूँ शुभा लिमिटेड अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भाई? अमाउंट आने वाला है, अमाउंट आएगा परचेज कंसिडरेशन का 5,20,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5,20,000। कहाँ से मिला ये सब कुछ? ये जर्नल एंट्री किया था ना, परचेजिंग कंपनी क्या हो रहा था? डेबिट हो रहा था, तो डेबिट साइड पे लिख दिया टू रियलाइजेशन। और टू रियलाइजेशन है ना, तो टू रियलाइजेशन में क्या लिख दिया? बाय परचेजिंग कंपनी 5,20,000। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 5,20,000। तो ये हो गया अपना एक जर्नल एंट्री कंप्लीट। ठीक है, अब हमको सेकंड जर्नल एंट्री की एंट्री करनी है, जो कि है ये वाला, इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी मतलब किसकी बात हो रही है? शुभा की। तो इक्विटी शेयर्स का अमाउंट कितना था? 3,20,000। ये कहाँ से मिला? पीसी में लिखा था ना, इक्विटी का अमाउंट कितना था? 3,20,000। चेक कर लेते एक बार चाहिए तो। देखो ये रहा 3,20,000, इक्विटी का 3,20,000 था। तो मैं जाता हूँ एंड यहाँ पर लिख देता हूँ। अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा? देखो, इक्विटी शेयर के अकाउंट के अंदर क्या करना है पता है? डेबिट करना है। और नीचे किसका नाम आएगा? टू परचेजिंग कंपनी बोला, परचेजिंग कंपनी मतलब शुभा लिमिटेड। तो मैं जाता हूँ इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी ढूंढता हूँ। देखो ये रहा इक्विटी शेयर्स इन शुभा लिमिटेड। इसके डेबिट में जाके क्या लिखना है? इसके डेबिट में जाके लिखना है हम लोग को परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है? शुभा लिमिटेड। और शुभा के बाय में लिखना है बाय इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। कितना आएगा? अमाउंट आएगा 3,20,000, नहीं 5, हाँ 3,20,000। 3,20,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? तो एक बार फिर से देख लो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अब आगे क्या करना है? तो अब आगे की एंट्री में हम लोग को करना है सेकेंड एंट्री, जो कि है इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स का हम लोग ने इक्विटी का कर दिया, अभी प्रेफरेंस शेयर्स का करना है। तो प्रेफरेंस शेयर्स का करने के लिए क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स का भी जर्नल एंट्री देख लेते हैं जरा। प्रेफरेंस शेयर्स का जर्नल एंट्री था, यहाँ पर आएगा 2 लाख। ठीक है, जैसे इक्विटी का कहता वैसे ही क्या करना है अभी हम लोगों को? प्रेफरेंस का करना है। देखो हो गया, ऑलमोस्ट खत्म होते होते आ गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो प्रेफरेंस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। तो हम लोग जाते हैं, ये रहा प्रेफरेंस शेयर्स। इसके भी इसमें क्या लिखना है? टू शुभा लिमिटेड। अमाउंट आएगा 2 लाख। ठीक है, अब जरा शांति से वापस एक बार मैं बता देता हूँ मैंने क्या किया। पहले मैंने परचेजिंग कंपनी जो था ड्यू परचेज कंसिडरेशन, उसकी जर्नल एंट्री की। परचेज कंसिडरेशन ड्यू करने की एंट्री क्या है? उसकी एंट्री थी, यहाँ पर मैं जरा इसे क्लीन कर देता हूँ। ये रहा परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पहले मैंने इसका पोस्टिंग किया।
फिर जो अपने को पीसी मिलता है, रिसीव होता है, इक्विटी शेयर्स मिला और प्रेफरेंस शेयर्स मिला, उसका मैंने एंट्री किया। ठीक है, सो अभी ना ये एंट्री करने के बाद इसका सेकंड एंट्री बचा हुआ है, तो जरा मैं सेकंड एंट्री कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है 2, तो इसका अपोजिट कहाँ जाएगा, यहाँ पर बाय। बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी, कितना आएगा, 2 लाख। ठीक है, अब है ना ये, अब जाके मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। जैसे ही जर्नल एंट्री कंप्लीट होता है ना, वैसे ही आपका एक अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, जिसका नाम क्या है पता है क्या, परचेजिंग कंपनी। जो परचेजिंग कंपनी शुभा लिमिटेड, आप ध्यान से देखोगे ना तो ये टैली हो गया। देखो यहाँ पर भी क्या है, 5,20,000, और यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 5,20,000। मतलब ये अकाउंट हो गया टोटल खत्म। अब मुझे क्या करना है, अभी मुझे बाकी सारे अकाउंट का टोटल करना है। तो सबसे पहला अकाउंट का जो टोटल करते हैं वो ये वाला है, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। इसका सबसे पहला टोटल होगा। दूसरा टोटल होगा इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी का, ये तो पहले ही हो गया है। उसके बाद टोटल हम लोग करेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, सो थर्ड टोटल इसका करेंगे। फिर फोर्थ टोटल करेंगे कैश बैंक का। ठीक है, इक्विटी का नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर का नहीं, फोर्थ। फिर फिफ्थ हम लोग टोटल करेंगे रियलाइजेशन का। और सबसे लास्ट में हम लोग किसका टोटल करेंगे पता है क्या, इक्विटी शेयर होल्डर का। ठीक है, एक अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है, उसको मैंने काउंट किया नहीं। ठीक है, तो चलो जाते हैं लाइन से। सबसे पहले किसको बंद करना है, सबसे पहले बंद करना है हम लोग को इसको। अब देखो ये प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर है ना, हम लोग को पहले टोटल करना है। टोटल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 लाख, यहाँ पर भी आएगा 2 लाख। अब 2 लाख माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, जीरो, तो आंसर कितना आएगा वापस से, 2 लाख ही आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 लाख। अब ये जो 2 लाख है ना, ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। अब ये कहाँ जाएगा पता है, प्रेफरेंस शेयर जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। कौन से अकाउंट के अंदर, होल्डर। प्रेफरेंस शेयर है तो कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। 2 लाख इधर बाय में है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ढूंढना पड़ेगा तुम लोग को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट ये रहा, इसके 2 में जाके कर देना। इसके 2 में जाके क्या लिखने का, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी कौन है, शुभा लिमिटेड। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ शुभा लिमिटेड, कितना, 2 लाख। अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी अभी क्या हो गया, टैली हो गया, अपने आप ही टैली हो गया। कितना कितना, 2 लाख यहाँ भी, 2 लाख यहाँ पर भी। इसका मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर टैली हो गया, और साथ साथ में शुभा लिमिटेड भी टैली हो गया। अब बची बारी इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी की, इसका भी टोटल करेंगे। तो जरा इसका टोटल करें, तो इसका टोटल आ रहा है 3,20,000। ये साइड पे टोटल किया, यहाँ पर भी टोटल डाला 3,20,000, और 3,20,000 माइनस जीरो करेंगे तो कितना बचेगा, 3,20,000 ही बचेगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3,20,000। ठीक है, और इसके सामने क्या आएगा, इसके सामने इक्विटी शेयर्स के अंदर जो बैलेंस आता है वो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर होल्डर में, इक्विटी शेयर्स का इक्विटी शेयर होल्डर में। यहाँ पर बाय में, तो इक्विटी शेयर्स के किस में आएगा, 2 में लिखना पड़ेगा। ठीक है, और 2 में अकाउंट का नाम लिख देंगे। अकाउंट का नाम क्या है, इक्विटी शेयर्स इन शुभा लिमिटेड। ठीक है, परचेजिंग कंपनी में, और अमाउंट आएगा 3,20,000 रुपये। ठीक है, सो हमने प्रेफरेंस शेयर्स का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर में डाल दिया, इक्विटी शेयर्स का बैलेंस इक्विटी शेयर होल्डर में डाल दिया। ये अकाउंट भी क्या हो गया अब, टैली। तो देखो ये टैली हो गया, ये टैली हो गया, ये टैली हो गया। अब ये सारे अकाउंट टैली हो चुके हैं। अब बारी है प्रेफरेंस शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स भी टैली हो गया। तो अब बचा कैश। कैश का टोटल करें तो यहाँ पर आएगा 10, यहाँ पर भी लिखेंगे 10। अच्छा, कैश के ऊपर कोई एंट्री नहीं था ना, इसलिए इसमें कोई एंट्री नहीं आया। वैसे हम लोग को अलग से ही बनाना पड़ता है। अच्छा, कैश बैंक के अंदर जो बैलेंस आता है वो कहाँ जाता है, वो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, यहाँ बाय में, तो यहाँ पर 2 में आ जाएगा। 2 में क्या लिखेंगे, 2 कैश बैंक अकाउंट। हमेशा अपोजिट नाम लिखना है। रियलाइजेशन में कैश बैंक में रियलाइजेशन। अमाउंट कितना आएगा, 10,000। ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। अब इसका टोटल करना है। इसका टोटल करेंगे, इसके अंदर जो भी बैलेंस आएगा वो कहाँ चला जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। और इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है ना, वो टैली हो जाएगा। टैली होने का ये संकेत है कि आपका जो सम आपने किया है, सॉल्व किया है, वो राइट है। ठीक है, तो चेक करते हैं हमारा सम राइट आता है क्या। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करें तो क्रेडिट साइड पे 1,20,000 है, प्लस 2 लाख है, प्लस 5,20,000, तुम्हारा 8,40,000। तो देखना कभी भी टोटल नीचे नहीं लिखते, कभी भी टोटल ऊपर लिखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अभी डेबिट साइड का टोटल करें तो डेबिट साइड का आ रहा है 1,40,000 प्लस 2,60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,40,000 प्लस 90 प्लस 10,000।
तो आ रहा है 8 लाख। ठीक है, कितना आ रहा है 8 लाख। कौन सा साइड बढ़ा है, डेबिट साइड बढ़ा है कि क्रेडिट साइड बढ़ा है? क्रेडिट साइड, ये बढ़ा है ना। तो क्या करेंगे, 8,40,000, तो 8,40,000 यहाँ भी लिखेंगे, 8,40,000 यहाँ भी लिखेंगे। 8,40,000 में से अगर माइनस कर दे तो बचेगा 40,000। 8,40,000 माइनस करेंगे 8 लाख से तो बचेगा, और ये कहाँ जाएगा, ये है प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर, कहाँ ट्रांसफर करना है, टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में भेजना है, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इधर टू में है तो इक्विटी शेयर होल्डर के बाय में आ जाएगा। बाय में क्या लिखेंगे, बाय, कौन सा अकाउंट है, अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 40,000। ठीक है, अब दोनों साइड टोटल करके चेक करना है। अगर तो दोनों साइड सेम आ गया तो इसका मतलब हमने जो भी सम किया है वो सही है, एग्जाम में ही पता चल जाएगा। तो ये साइड का टोटल तो पता है मुझे कितना आने वाला है, 3,20,000। अगर ये साइड का भी उतना ही आ जाए तो इसका मतलब हमारा सम टैली हो गया। ठीक है, तो टोटल करके चेक कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000, 3,20,000। इसका मतलब हमारा सम राइट है जो हमने किया है, एग्जाम में ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये था सारा सेलर का पार्ट। ठीक है, देखो एक बार में समझना बहुत मुश्किल है, ये मैं भी जानता हूँ। एक दो बार आपको या तो ये वीडियो वापस देखना पड़ेगा, अगर तो आपको एक ही बार में आ गया तो और भी अच्छी बात है। जिन लोग को थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होगा उन लोग के लिए शायद से थोड़ा इजी पड़ा होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, जिन लोग को नहीं पता था, इसको और 2-3 बार ध्यान से देखना। एक एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से सॉल्व करूंगा सेलर का। वैसे आपको करना क्या है ये याद रखना। आपको क्या करना है, सबसे पहला काम करना है ये स्टेप्स को याद करना है। ठीक है, कौन सा चीज कहाँ जाएगा। अगर आपको ये पार्ट याद हो गया तो आपका सेलर का पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे पार्ट में क्या करना है, कैश को ट्रांसफर करना है। फिर फिक्टिशियस एसेट को ट्रांसफर करना है। इस समय फिक्टिशियस एसेट नहीं था तो नहीं किया हमने। उसके बाद इक्विटी और रिजर्व्स को ट्रांसफर करना होता है इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को ट्रांसफर करना होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट के अंदर। देन फिर लास्ट में डिवेंचर, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ये भी जो भी आउटसाइड लाइबिलिटी है इसको कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, क्रेडिट साइड पे। ठीक है, एंड देन जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, एक पीसी ड्यू का, जिसका जर्नल एंट्री है परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और दूसरे जो एंट्रीज है वो पीसी रिसीव की, अगर इक्विटी रिसीव हुआ तो इक्विटी लिखो, प्रेफरेंस रिसीव हुआ तो प्रेफरेंस लिखो, कैश रिसीव हुआ है तो कैश लिखो। हमने जो सम किया उसमें कैश था ही नहीं। ठीक है, कैश था ही नहीं तो हमने कैश का पार्ट ही नहीं किया। टोटल पीसी था, टोटल पीसी कितना आया, 5,20,000। ठीक है, और इक्विटी कितना आया, 3,20,000। यहाँ पर 3,20,000, और ये कितना था हमारा प्रेफरेंस, प्रेफरेंस था हमारा 2 लाख, तो हमने यहाँ पर डाल दिया 2 लाख। ठीक है, एंड एंट्री तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर परचेजिंग कंपनी डेबिट हो रहा है तो उसके डेबिट में जाके क्या लिख देने का, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और रियलाइजेशन के कौन से साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे, बाय साइड पे। ठीक है, वैसे ही सेम इसका भी करना था। इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी डेबिट हुआ है ना, तो उसके डेबिट में जाके क्या लिख देने का, टू परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी मतलब क्या लिखना था, शुभा लिमिटेड। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर्स में क्या लिखना था, प्रेफरेंस शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी, नहीं टू शुभा लिमिटेड। ठीक है, तो ये था सारा सेलर का पार्ट। आपको एग्जाम में पहले ही पता चल जाएगा सेलर का पार्ट जो आपने किया वो राइट है या रॉन्ग, बिकॉज हमारा जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सीक्वेंस भी याद रखना, टोटल का सीक्वेंस कैसे करना है मैंने नंबरिंग दे दिया था यहाँ पर। सबसे पहले टोटल किसका करना है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स इन शुभा लिमिटेड। वैसे तो जनरल एंट्री करते हैं आपका एक अकाउंट अपने आप टैली हो जाता है, वो है हमारा परचेजिंग कंपनी जो इस समय शुभा लिमिटेड है, वो अपने आप ही टैली हो गया, उसको टैली करने की जरूरत नहीं है। सो प्रेफरेंस शेयर्स इन शुभा लिमिटेड एंड इक्विटी शेयर्स इन शुभा लिमिटेड, उसको ट्रांसफर करने के बाद वैसे प्रेफरेंस शेयर्स इन शुभा लिमिटेड के अंदर जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अंदर। इक्विटी शेयर के अंदर जो बैलेंस आएगा वो कहाँ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर। उसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अच्छा सपोज एग्जाम्पल कि अगर है ना ये प्रेफरेंस शेयर टैली नहीं होता, इसमें गैप आता, तो पता है वो कहाँ चला जाता, वो गैप भी, वो गैप चला जाता है रियलाइजेशन में, आगे आएगा ऐसा। ठीक है, अगर तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली नहीं हो रहा है, इसमें गैप आ रहा है, तो उसको डाल देने का रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। इक्विटी शेयर तो लास्ट में टैली होता है। फिर हमको कैश बैंक करना है। आप लोग सोचोगे कि सर कैश बैंक को अगर अपन डायरेक्टली लिख देते रियलाइजेशन के अंदर तो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसके पीछे रीजन है। 2-3 एग्जाम्पल करो, वो रीजन अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको याद रखना कैश बैंक कभी भी डायरेक्टली मत लिख देना, कैश बैंक का एक सेपरेट अकाउंट बनाना। उस अकाउंट के अंदर अगर कोई एंट्रीज नहीं आती तो सेम अमाउंट हम लोग कहाँ भेज देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। ठीक है, फिर रियलाइजेशन का अकाउंट का जो भी प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट आया 2 में
तो बाय में चला गया, अगर बाय में लॉस आता तो 2 में लिख देते और फिर टैली हो गया। जैसे ही हमारा सम टैली हो गया, इसका मतलब हमारा अमालगमेशन का सेलर का पार्ट सही है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो